शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। बशीर बद्र साहब का ये शेर माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की ज़िंदगी और मौत को कुछ इसी अंदाज में बयां करता है। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की कल यानी 28 मार्च की देर शाम इलाज के दौरान मौत हो गई। कहते हैं रकीबों के लिए पत्थर दिल मुख्तार अंसारी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई, लेकिन मुख्तार के गुनाहों का हिसाब किताब रखने वाले उसके वकील का इल्ज़ाम है कि मुख्तार को मौत से पहले ही शक था कि उसके दुश्मन उसे जहर देकर मारना चाह रहे हैं। मुख्तार की दावत पूर्वांचल के ही एक दूसरे सबसे बड़े डॉन से थी। बशीर बद्र साहब का ये शेर कि दुश्मनी जम कर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। कभी माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और उसके रकीब पर फिट नहीं बैठता। दोनों के बीच रंजिशें इतनी बढ़ीं कि गुंजाइश दिन ब दिन कम होती गई। मुख्तार की मौत स्वाभाविक है या जो वकील ने बाराबंकी कोर्ट में याचिका लगाई, असल कहानी क्या है? मुख्तार के गुनाहों की किताब पढ़ूं या ब्रजेश सिंह से उसकी अदावत के किस्से सुनाऊं? मुख्तार के वकील न्यूज़ एसआईटी से हुई बातचीत में किस तरफ इशारा कर रहे हैं, ये सुनकर आप चौंक जाएंगे। कैसे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ज़मीन आसमान एक कर मुख्तार को पंजाब जेल से बांदा जेल पहुंचाया, ये भी एक दिलचस्प कहानी है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत कुछ है जानने को। पर सबसे पहले न्यूज़ एसआईटी के हाथ लगी एक्सक्लूसिव एप्लीकेशन की कॉपी जो मुख्तार अंसारी के वकील रणधीर सिंह सुमन ने बाराबंकी के एमपी एमएलए कोर्ट में लगाई। क्या माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को मौत की आहट पहले ही सुनाई देने लगी थी? वो कौन था जिसने 40 दिन पहले धीमा जहर दिया, या माने कि मुख्तार को फिर से जहर की डोज दी गई? मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक मुख्तार की मौत 28 मार्च को 8:25 पर तब हुई जब बांदा जेल की बैरक में मुख्तार अंसारी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई और जेल प्रशासन उसे गंभीर हालत में उल्टी की शिकायत और बेहोशी की हालत में बांदा के ही रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज लेकर आया। इससे पहले मुख्तार को 2 दिन पहले ही 26 मार्च को बांदा के मेडिकल कॉलेज में पेट दर्द की शिकायत के मद्देनज़र लाया गया था, लेकिन उसे कब्ज की समस्या बताकर वापस जेल भेज दिया गया। सरकारी सूत्रों के हवाले से खबरें चलीं कि मुख्तार ने त्यौहार के चलते ज़्यादा खा लिया जिससे उसका पेट खराब हो गया। तो क्या मुख्तार सही था? क्या सही था मुख्तार का शक? कौन था जो मुख्तार की जान के पीछे पड़ा था? सुनते हैं फ़ोन पर न्यूज़ एसआईटी की मुख्तार अंसारी के वकील रणधीर सिंह सुमन से मौत के कुछ देर बाद हुई बातचीत। रणधीर सिंह सुमन जी, आप मुख्तार अंसारी के वकील हैं और आपकी क्या प्रतिक्रिया है अभी जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया है सरकार की तरफ से, तो उसमें उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट से बताई गई है। आप कैसे देखते हैं इस मौत को? देखिए, हमने 21 मार्च को एक प्रार्थना पत्र यहाँ न्यायालय श्रीमान एमपी एमएलए कोर्ट में दिया था, जिसमें सीधे सीधे साफ साफ लिखा था कि 19 मार्च की रात में मुख्तार अंसारी साहब को जो है विषाक्त पदार्थ खिला दिया गया है। इससे पहले भी 40 दिन पहले भी आपके खिलाने की बात, लोकवाजन देने की बात उस प्रार्थना पत्र में लिखी थी। और जब मुख्तार अंसारी की जेल में तबीयत खराब हुई तो मेडिकल कॉलेज सुबह लाए और आपके शाम को ले जाने का क्या कारण था, ये आपके रहस्यमय है जी। तो ये विषाक्त पदार्थ खिलाने की बात कहाँ से आई? कैसे शक हुआ और कैसे आप कह सकते हैं कि विषाक्त पदार्थ खिलाया गया? उन्होंने आपके बताया और उसी बताए जाने के आधार के ऊपर यहाँ पत्र हुआ। ये है। तो ये कौन खिलाएगा उनको विषाक्त पदार्थ? उन्होंने किसी की तरफ इंडिकेट किया? कौन, किस पे शक जताया? भाई, जो लोग आपके चुनाव में आपके मुख्तार अंसारी का दमन और आपके मुख्तार अंसारी को समाप्त करने की घोषणा करके वोट भेंट कर रहे थे, उसके अलावा कौन हो सकता है? मुख्तार अंसारी के न रहने से किसको कौन सी मानसिकता को आपके पृष्ठभूमि मिलेगा, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो आपने कोर्ट में तहरीर दी, तो कोर्ट में एप्लीकेशन दी और उसके बाद क्या कोई प्रोटेक्शन मिला? कोर्ट की तरफ से कोई आदेश जारी हुआ और सरकार ने क्या प्रयास? से आदेश जारी हुआ कि आपके जो है इनका इलाज कराया जाए। तो सरकार ने जो इलाज के लिए प्रबंध किया वो उससे आप संतुष्ट हैं?
मैं हम कहा भाई संतुष्ट असंतुष्ट होना जो है वो आज का रिजल्ट क्या बता रहा है कि कितना बढ़िया इलाज हुआ है। तो रणधीर सिंह सुमन जी, क्या अब आप क्या करेंगे, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? भाई अब हमारा क्लाइंट रहा नहीं जी। अब अगर उनके परिवार के लोग आगे मुझे एडवोकेट करते हैं या हमसे कुछ कहते हैं तो हम उस हिसाब से अपना कार्य करेंगे। भाई हम एडवोकेट हैं, हम कभी मुख्तार अंसारी साहब से मुलाकात भी नहीं मेरी रही, सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बराबर उनसे मुलाकात होती थी और वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीधे सीधे बहुत सारी चीजें कह भी देते थे हमसे। तो इसके पीछे भी कोई साजिश देखते हैं आपकी? उन्हें पंजाब की जेल से यूपी लाया गया, वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लाया गया था। न्याय का बहाना करके बहुत सारी न्यायिक हत्याएं भी होती है। ये भी इतिहास में है, दर्ज है। और आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों को बंदी सुधार गृह में ही मर जाना पड़ता है, जबकि उसको जेल कहते हैं, जबकि अब जेल नहीं बचा है, बंदी सुधार गृह है। और बंदी सुधार गृह में आज के बंदियों को भाई 18 साल से मुख्तार अंसारी साहब को आप बंदी सुधार गृह में रखे हुए हैं और करोड़ों रुपए का बजट खर्च होता है और उसके बाद उसकी आपके न्यायिक अभिरक्षा में मृत्यु हो जाए, रहस्यमय परिस्थितियों में उसको क्या कहेंगे? सरकार का फेल होना, व्यवस्था का फेल होना, न्यायिक व्यवस्था का फेल होना। और एनकाउंटर क्या है? एनकाउंटर आपके सीधे सीधे आपके न्यायिक प्रक्रिया को इग्नोर करना होता है। जी, तो मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि आप उनके कितने केस देख रहे थे और उनके ऊपर कितने मुकदमे थे? हम उनके 2 केस, हम गैंगस्टर एक्ट का देख रहे थे और आपके एम्बुलेंस का केस देख रहे थे। 2 केस मैं उनका देख रहा था। वैसे आपको जानकारी दे दूं कि यहाँ जो एम्बुलेंस का केस था उसमें जो लोग भी मुलजिम बनाए गए वो आपके 302 में एक बड़े पूर्वांचल के माफिया डॉन जिनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है उसके गवाह थे और मुख्तार अंसारी साहब की गवाही आपके उस केस 302 के केस में होनी थी और उसकी गवाही न होने पावे ये भी एक रीजन हो सकता है। वो कौन है? वो एमपी हैं, सर्विंग अभी प्रेसाइडिंग अभी एमपी हैं वो? नहीं, मैं आपसे सीधे सीधे कह रहा हूँ कि पूर्वांचल के माफिया डॉन जो है खूब बड़े, मैं नाम इस वजह से नहीं ले सकता हूँ कि नाम लेने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है और उसका संरक्षण उनको प्राप्त है, बड़े बड़े अधिकारियों का संरक्षण उनको प्राप्त है और वो खुलेआम बनारस की गलियों में घूम रहे हैं। तो नाम लेके मैं अपने को जोखिम में नहीं डालना चाहता हूँ। जी, मैं समझ सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझसे बात की। रणधीर सिंह सुमन बनारस की गलियों में खुलेआम घूमने वाले जिस माफिया की बात कर रहे हैं उस माफिया के बारे में भी मैं खुलासा करूँगा, पर वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। 9 डॉक्टरों की टीम भी मुख्तार को बचा नहीं सकी। राजनीतिक परिवार से गैंगस्टर बने और जेल से राजनीति और जराइम की दुनिया पर राज करने वाले गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के खिलाफ 61 केस दर्ज हैं। इसमें हत्या के प्रयास, अपहरण, धोखाधड़ी, गुंडा एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, CLA एक्ट से लेकर NSA तक शामिल है। इनमें से उसे 8 मामलों में सज़ा हो चुकी थी। 13 मार्च को ही मुख्तार अंसारी को 36 साल पुराने गाजीपुर फर्जी हथियार लाइसेंस मामले में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। मुख्तार अंसारी पर लगे सबसे बड़े आरोपों में कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप था। 1996 में BSP के टिकट पर जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचने वाले मुख्तार अंसारी ने 2002, 2007, 2012 और फिर 2017 में भी मऊ सदर से जीत हासिल की। इनमें से आखिरी 3 चुनाव उसने देश की अलग अलग जेलों में बंद रहते हुए लड़े और जीते थे। राजनीति की ढाल ने मुख्तार को जुर्म की दुनिया का सबसे चमकता चेहरा बना दिया और हर ऑर्गेनाइज क्राइम का बेताज बादशाह बनता गया। हालांकि उसके रसूख को मुख्तार के आखिरी दिनों तक चैलेंज करने वाला एक शख्स था। उस शख्स के बारे में भी मैं खुलासा करूंगा, लेकिन पहले जान लेते हैं कि आखिर कौन था माफिया डॉन मुख्तार अंसारी। तो मुख्तार अंसारी का जन्म गाजीपुर ज़िले के मोहम्मदाबाद में 3 जून 1963 को एक प्रतिष्ठित राजनीतिक ख़ानदान में हुआ था। उसके पिता का नाम सुबहान अल्लाह
अंसारी और माँ बेगम राबिया था। मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी फ्रीडम फाइटर थे। महात्मा गांधी के साथ आज़ादी की लड़ाई के दौरान 1926-27 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के वो अध्यक्ष भी रहे। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के संस्थापकों में से एक, वो यूनिवर्सिटी के कई साल तक वाइस चांसलर भी रहे। वहीं दूसरी ओर मुख्तार अंसारी के नाना नौशेरा के नायक ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को पाकिस्तान के साथ भारत की पहली जंग 1947 की जंग में शहादत के लिए महावीर चक्र से नवाजा गया था। मुख्तार के पिता सुबहान उल्लाह अंसारी गाजीपुर में एक साफ़ सुथरी राजनीति के लिए जाने जाते रहे। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी रिश्ते में मुख्तार अंसारी के चाचा लगते थे। मुख्तार भले ही गैंगस्टर टर्न पॉलिटिशियन हो, लेकिन मऊ और गाजीपुर के इलाके में उसकी छवि रॉबिन हुड से कम ना थी। इलाके के गरीबों और मजलूमों को हमेशा लगता था कि उन्हें मुसीबत में इंसाफ के लिए अंसारी के घर यानी फाटक पर जाकर ही निजात मिल सकती थी, इंसाफ मिल सकता था। मुख्तार अंसारी का बड़ा बेटा अब्बास अंसारी शॉटगन शूटिंग का इंटरनेशनल खिलाड़ी था। दुनिया के टॉप 10 शूटरों में शुमार अब्बास न केवल नेशनल चैंपियन रह चुका है, बल्कि दुनिया भर में कई पदक जीतकर देश का नाम रोशन कर चुका है। लेकिन उसे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और दूसरी गैर कानूनी गतिविधियों वाले मामले में गिरफ्तार किया गया था। पिता की तरह ही अब्बास अंसारी जेल से ही अपना कारोबार चलाता और अपनी बीवी निखत अंसारी के साथ जेल में समय बिताता। निखत अंसारी को इसी वजह कई फ़ोनों के साथ गिरफ्तार किया गया था। मुख्तार के बड़े भाई अफजल अंसारी गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। फजल अंसारी ने मीडिया इंटरव्यूज़ में बताया कि मुख्तार अंसारी को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जहर देकर मारा गया है। कहते हैं अपराधी की मौत से उसके गुनाहों का अंत हो जाता है, लेकिन मुझे लगता है मुख्तार अंसारी की मौत के साथ ही न सिर्फ उत्तर प्रदेश खासकर पूर्वांचल की राजनीति में, बल्कि जराइम की दुनिया में भी चुनाव से पहले एक भूचाल आने वाला है। मुख्तार अंसारी की डेड बॉडी का पंचनामा होकर 5 डॉक्टरों की टीम पोस्टमार्टम कर रही है और कैमरे चश्मदीद गवाह बन रहे हैं। बिसरा को जांच के लिए भेजा जा रहा है, लेकिन सबसे पहले मुख्तार अंसारी की जराइम की दुनिया के सफ़र की बात करते हैं। अगर कहा जाए कि कुख्यात डॉन मुख्तार अंसारी को न जहर ने मारा न दुश्मनी ने, बल्कि मारा तो दोस्ती ने, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दरअसल डॉन मुख्तार अंसारी की मौत भले ही कल यानी 28 मार्च 2024 को हुई हो, लेकिन एक नौजवान देशभक्त परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तार अंसारी की मौत उसी दिन हो गई थी जब गैंगस्टर साधु सिंह से दोस्ती के चलते मुख्तार अंसारी ने जराइम की दुनिया में कदम रखा। दरअसल साधु सिंह मखनू सिंह गैंग के लिए काम करता था। कोयला, शराब, बालू और रेलवे के ठेके ज़मीनों के कारोबार में मखनू सिंह की रंजिश साहेब सिंह गैंग से थी और साधु सिंह का जिगरी दोस्त था मुख्तार अंसारी। इसी दोस्ती के चलते मुख्तार शार्प शूटर बन गया, अवैध कारोबार में अपने पैर जमाने लगा। धीरे धीरे मुख्तार जुर्म की दलदल में ऐसे धंसता चला गया जहां से निकलना संभव ही नहीं था। दूसरी तरफ मखनू सिंह गैंग के दुश्मन साहिब सिंह गैंग में गैंगस्टर त्रिभुवन सिंह की तूती बोलती थी। जैसे साधु सिंह से मुख्तार अंसारी की दोस्ती ने उसे एक बड़ा माफिया डॉन बनाया, ठीक वैसे ही पूर्वांचल में गैंगस्टर त्रिभुवन सिंह से गहरी दोस्ती ने एक दूसरे नौजवान को पूर्वांचल का दूसरा सबसे बड़ा माफिया डॉन बना दिया। इस डॉन का नाम भी मैं आपको आगे बताऊंगा। आगे चलकर कैसे ये रकीब डॉन मुख्तार अंसारी एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए, तो इससे पहले इसकी कहानी समझते हैं। कहते हैं कि गाजीपुर के गांव सैदपुर मुढ़ियार के रहने वाले त्रिभुवन सिंह के पिता रामपति सिंह की ज़मीनी रंजिश के कारण हत्या कर दी गई थी, जिसका इल्ज़ाम मखनू सिंह, हरिहर सिंह और साधु सिंह पर लगता है। साथ ही रूदल, कमलेश, पांचू सिंह जैसे शार्प शूटर भी इसी गैंग का हिस्सा होते थे। इसके बाद 1988 में त्रिभुवन सिंह के भाई हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह की भी हत्या हो जाती है। इस हत्या का इल्ज़ाम मखनू सिंह के शार्प शूटर साधु सिंह और मुख्तार अंसारी पर लगता है। जातीय बदला लेने के लिए त्रिभुवन सिंह और उसका साथी रणजीत सिंह 1988 में मखनू सिंह की हत्या कर देते हैं। इधर मखनू सिंह की हत्या के बाद गैंग की कमान साधु सिंह के हाथ में आ जाती है। इधर मखनू सिंह की हत्या के इल्ज़ाम में त्रिभुवन सिंह जेल में बंद होता है। एक दिन एक और नौजवान हत्या के इल्ज़ाम में उसी जेल में कदम रखता है। त्रिभुवन सिंह की तरह ही ये नौजवान जो उस वक्त बीएससी में पढ़ रहा होता है, अपने पिता के हत्यारों को मौत के घाट उतारने के बाद जेल पहुंचता है। इस नौजवान का नाम था ब्रजेश सिंह उर्फ अरुण सिंह। जेल में त्रिभुवन सिंह और ब्रजेश सिंह जिगरी दोस्त बन जाते हैं।
कहने को दोस्त, लेकिन अपने से बड़े उम्र में त्रिभुवन सिंह को ब्रजेश पिता तुल्य मानने लगता है और त्रिभुवन उसकी ढाल बन जाता है। इससे पहले ये जाने कि मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह की दुश्मनी कैसे परवान चढ़ी, समझते हैं कि ब्रजेश सिंह कैसे जरायम की दुनिया में आया। तो अरुण सिंह उर्फ ब्रजेश सिंह की कहानी साधारण से नौजवानों की कहानी जैसे शुरू होती है। बनारस के धौरहरा गांव के संभ्रांत किसान और लोकल लीडर रविंद्रनाथ सिंह का बेटा अरुण सिंह इंटर पास करने के बाद अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए बीएससी की पढ़ाई कर रहा था। रविंद्रनाथ सिंह हर पिता की तरह चाहते थे कि उनका बेटा भी अफसर बने, परिवार और गांव का नाम रोशन करे। लेकिन 27 अगस्त 1984 को अरुण सिंह की ज़िंदगी का वो काला दिन था जिसने उस मासूम नौजवान की ज़िंदगी बदल दी। पिता रविंद्रनाथ सिंह को गांव के ही हरिहर सिंह, पांचू सिंह और उसके दबंग साथियों ने बेरहमी से हत्या कर दी। पिता की हत्या से बेचैन अरुण सिंह अंदर से टूट गया और उसने अपनी ज़िंदगी का रुख मोड़ लिया। पिता की हत्या का बदला लेने की कसम खाने वाले अरुण सिंह उर्फ ब्रजेश सिंह ने 1 साल के अंदर ही 27 मई 1985 को पिता की हत्या के मुख्य आरोपी हरिहर सिंह की हत्या कर दी। अरुण सिंह अब ब्रजेश सिंह बनने की राह पर निकल चुका था और उसके ऊपर हत्या का पहला मुकदमा दर्ज हुआ था। लेकिन ब्रजेश सिंह अभी पुलिस के हत्थे चढ़ता उससे पहले अप्रैल 1986 को पिता की हत्या में शामिल चंदौली के सिकरौरा गांव के पूर्व प्रधान रामचंद्र यादव समेत 7 लोगों की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। ब्रजेश सिंह ने पिता की हत्या का बदला लेने की जो कसम खाई थी वो पूरी तो हो गई, लेकिन अरुण सिंह अब डॉन ब्रजेश सिंह बनने की राह पर इतना आगे निकल चुका था जहां से वापस लौटना बहुत मुश्किल होता है। ब्रजेश सिंह को गिरफ्तार किया गया तो जेल में उसकी मुलाकात त्रिभुवन सिंह से हुई। जिगरी यार बन चुके ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह स्क्रैप और बालू की ठेकेदारी करने वाले साहिब सिंह के लिए अब साथ काम करने लगे। वो साहिब सिंह को सरकारी ठेके दिलवाने लगे। यहीं ब्रजेश सिंह का टकराव पूर्वांचल के दूसरे माफिया मुख्तार अंसारी से हुआ। एक रोज़ त्रिभुवन सिंह और ब्रजेश सिंह के उस्ताद साहिब सिंह की कोर्ट में पेशी के दौरान हत्या कर दी जाती है, जिसका आरोप मखनू गैंग के साधु सिंह और मुख्तार अंसारी पर लगता है। यहीं से शुरू होता है शार्प शूटर रहे ब्रजेश सिंह के माफिया और गैंगस्टर बनने की दास्तां। दरअसल मुख्तार अंसारी साहिब सिंह के धुर विरोधी जिस मखनू सिंह के लिए काम कर रहा था, उसकी हत्या के ही इल्ज़ाम में त्रिभुवन सिंह जेल में बंद था। जब उसकी मुलाकात पहली बार ब्रजेश सिंह से हुई, त्रिभुवन सिंह हर हाल में अपने भाई हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह के हत्यारों और मुख्तार अंसारी के जिगरी दोस्त साधु सिंह को मारना चाहता था। इसका मौका भी जेल से बाहर आने के बाद त्रिभुवन सिंह को मिला और इस बार उसका साथी शार्प शूटर ब्रजेश सिंह था। बनारस के कैंट थाने में दर्ज मामले में साधु सिंह जेल में था। एक रोज़ पुलिस कस्टडी में अपना नवजात बेटे को देखने जब वो पहुंचा तो उसी वक्त पुलिस की वर्दी में कुछ लोग वहां पहुंच गए और ताबड़तोड़ गोली चलाकर साधु सिंह की हत्या कर दी। पुलिस की वर्दी में त्रिभुवन सिंह ने भाई हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह की हत्या के बदला लेने के लिए ब्रजेश सिंह के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। साथ ही गांव में कई और लोग मारे गए। इसके बाद से ब्रजेश व त्रिभुवन सिंह की जोड़ी पर संगठित अपराध करने के आरोप में एक के बाद एक कई मुकदमे दर्ज होते गए। अपने जिगरी यार साधु सिंह की मौत से बौखलाया मुख्तार अंसारी गैंग की कमान संभाल लेता है और दूसरी तरफ उसका दुश्मन ब्रजेश सिंह मुगलसराय की कोयला मंडी, आजमगढ़, जौनपुर, प्रयागराज, बलिया, भदोई, बनारस से लेकर झारखंड तक शराब की तस्करी, स्क्रैप का कारोबार, रेलवे के ठेके, बालू के पट्टे को लेकर ब्रजेश और मुख्तार अंसारी के बीच अब गोलियां चलने लगती हैं। 1990 के आसपास ब्रजेश सिंह ने तत्कालीन अविभाजित बिहार यानी आज के झारखंड में अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी। ब्रजेश सिंह कोयला कारोबारी और बाहुबली सूर्यदेव सिंह के लिए काम करने लगा। ब्रजेश सिंह का नाम मुख्य आरोपी के तौर पर आया। कहते हैं कि मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह में तल्खी और तब बढ़ गई जब बनारस के पिंडरा से विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या अगस्त 1991 में हो गई। इसमें मुख्तार ग्रुप का नाम आया। अवधेश राय और ब्रजेश सिंह के बीच काफ़ी नज़दीकी बताई जाती थी। 32 साल बाद मुख्तार अंसारी को इस हत्याकांड में सजा हुई। सूत्र के मुताबिक चंदासी कोयला मंडी में वसूली का वर्चस्व स्थापित करने के लिए मुख्तार अंसारी ने विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष नंद किशोर रुंगटा की अपहरण कर हत्या कर दी। अवधेश राय मुख्तार अंसारी के इस वसूली रैकेट में रास्ते का रोड़ा बन गए थे और वो मुख्तार के खिलाफ दीवार बनकर इसलिए खड़े थे क्योंकि ब्रजेश सिंह उस दीवार की ईंटें बना हुआ था। अब ब्रजेश सिंह के नाम की गूंज गुनाह की दुनिया में इतनी
बढ़ गई कि ब्रिजेश सिंह का संपर्क मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से हो गया। इसी बीच मुंबई में दाऊद इब्राहिम के बहनोई इस्माइल पार्कर की अरुण गवली गैंग के शूटरों ने हत्या कर दी। दाऊद के बहनोई की हत्या का बदला लेने के लिए ब्रिजेश सिंह और सुभाष ठाकुर ने फिल्मी अंदाज में मुंबई के सबसे हैरत अंगेज शूटआउट को अंजाम दिया। 12 सितंबर 1992 को इस्माइल पार्कर की गोली मारकर हुई हत्या में अरुण गवली गैंग का शूटर शैलेश हलदंकर भी घायल हुआ। शैलेश हलदंकर मुंबई के जेजे हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 18 में भर्ती था। ब्रिजेश सिंह और सुभाष ठाकुर डॉक्टर के भेष में गए और शैलेश हलदंकर की अस्पताल में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। यहीं से ब्रिजेश सिंह का दबदबा उत्तर प्रदेश में भी कायम हो गया, क्योंकि अब उसके साथ अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का जो नाम जुड़ गया था। उधर उत्तर प्रदेश में विरोधी मुख्तार अंसारी का सियासी कद लगातार बढ़ता जा रहा था। मुख्तार अंसारी ने राजनीति का रास्ता अपनाकर अपने वजूद को और बड़ा कर लिया और ब्रिजेश सिंह पर वो कानूनी शिकंजा जमाने लगा। दोनों के बीच दुश्मनी इस कदर बढ़ी कि जुलाई 2001 में मऊ से विधायक हो चुके मुख्तार अंसारी पर गाजीपुर के मोहम्मदाबाद के ऊसर चट्टी इलाके में ब्रिजेश सिंह ने मुख्तार अंसारी पर हमला बोल दिया। कहते हैं कि माफिया ब्रिजेश सिंह ने मुख्तार अंसारी को मारने के लिए एक ऐसा फुल प्रूफ प्लान बनाया था जिसमें मुख्तार अंसारी के बचने की वैसे तो कोई गुंजाइश थी ही नहीं, लेकिन उस रोज़ शायद मुख्तार की किस्मत ने उसका साथ दे दिया। गाजीपुर के उसरी चट्टी पर मुख्तार अंसारी अपने काफिले के साथ जब जा रहा था, तभी एक कार और एक ट्रक के ज़रिए मुख्तार को आगे और पीछे दोनों तरफ से घेरने की कोशिश हुई, लेकिन रेलवे फाटक बंद हो जाने के कारण ब्रिजेश गैंग के शूटरों की कार रेलवे फाटक के पीछे रह गई और कहते हैं कि ट्रक आगे था और मुख्तार की गाड़ी ठीक उसके पीछे थी। उसी समय ट्रक का दरवाज़ा खुलता है, दो लड़के हाथ में अत्याधुनिक बंदूक लिए खड़े हो गए और उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगी। लेकिन मुख्तार अंसारी ने इस हमले में खुद को तो बचा लिया, उसके गनर और गुर्गे मारे गए। वहीं इस हमले में ब्रिजेश सिंह का भी एक गुर्गा मारा गया। साथ ही अब्बा उड़ गई कि ब्रिजेश सिंह भी इस हमले में मारा गया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ब्रिजेश सिंह को गोली तो लगी लेकिन वह बचकर निकल गया और कई सालों तक अंडरग्राउंड होकर अपना काला साम्राज्य चलाता रहा। सूत्रों के मुताबिक अब तक मुख्तार अंसारी ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना बजरंगी जैसे नामी कॉन्ट्रैक्ट किलर को भी अपने गैंग में शामिल कर लिया था। जौनपुर के मुन्ना बजरंगी पर आरोप था कि उसने 1993 में भाजपा के नेता रामचंद्र सिंह और उनके सरकारी गनर अब्दुल्ला समेत दिन दहाड़े 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। मुन्ना बजरंगी के अंसारी गैंग में आने से माफिया डॉन की ताकत अब और बढ़ गई। कहते हैं कि मुख्तार अंसारी कृष्णानंद राय हत्याकांड से मुख्तार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया डॉन तो बन गया, लेकिन उसके साम्राज्य के लिए यह हत्याकांड एक तरह से स्लो पॉइजन की तरह साबित हुआ। बनारस में मनोज सिन्हा के करीबी रहे कृष्णानंद राय 1996 में अपना राजनीतिक सफ़र शुरू करते हैं। उन्हें मोहम्मदाबाद सीट पर 1996 में बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। इस चुनाव में हालांकि उन्हें हार का मुंह देखना पड़ता है। इसके बाद 2002 के विधानसभा चुनावों में कृष्णानंद राय मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी को हराकर चुनाव जीतने में कामयाब हो जाते हैं। बताया जाता है कि यही सियासी हार मुख्तार अंसारी से कृष्णानंद राय की दुश्मनी की बड़ी वजह बनी। मुख्तार अंसारी कृष्णानंद राय को रास्ते से हटाने की साजिशें रचने लगा। साल 2004 में पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह वाराणसी में एसटीएफ चीफ थे। गैंग वॉर पर नज़र रखने के लिए हो रही फ़ोन टैपिंग से मालूम हुआ कि मुख्तार अंसारी किसी से LMG यानी लाइट मशीन गन खरीदने की बात कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक फ़ोन टैपिंग में पता चला कि बाबूलाल नाम का सेना का भगौड़ा सैनिक मुख्तार अंसारी से कह रहा था कि मेरे पास सेना से चुराई हुई लाइट मशीन गन है जो कि राष्ट्रीय राइफल से चुराई गई थी और उससे लेकर आया हूं और यह सौदा लगभग 1 करोड़ में तय हो गया था। पुलिस ने इसी के चलते आर्म्स एक्ट के साथ मुख्तार अंसारी पर पोटा भी लगा दिया था, लेकिन तब तक ये बात मुख्तार अंसारी को पता चल गई थी और वो उस समय न सिर्फ बाहुबली नेता था बल्कि सरकार भी उसके बिना चल नहीं सकती थी। उसने बहुजन समाजवादी पार्टी को तोड़कर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई थी। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। ऐसे में उसने मुलायम पर दबाव डालकर ये केस भी रद्द करा दिया। इसके बाद नवंबर 2005 में जब विधायक कृष्णानंद राय एक कार्यक्रम का उद्घाटन करके लौट रहे थे, तभी उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेरकर अंधाधुंध फायरिंग की गई। मुख्तार अंसारी के कहने पर यूपी के सबसे बड़े गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी ने इस हमले को अंजाम दिया था। हमला ऐसी सड़क पर हुआ जहां से गाड़ी को दाएं बाएं मोड़ने का कोई रास्ता ही नहीं था। हमलावरों ने AK-47 से तकरीबन 500 गोलियां चलाईं और कृष्णानंद राय समेत गाड़ी में मौजूद सभी 7 लोग मारे गए।
कृष्णानंद राय को कहते हैं लगभग 70 गोलियां लगी। बाद में इस केस की जांच यूपी पुलिस से लेकर सीबीआई को दे दी गई। कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केस 2013 में गाजीपुर से दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन गवाहों के मुकर जाने से ये मामला नतीजे पर नहीं पहुंच सका। इसके बाद हम सब जानते हैं कि सुनील राठी ने बागपत जेल में कुछ साल पहले 2018 में मुन्ना बजरंगी की गोली मारकर हत्या कर दी। उधर उत्तर प्रदेश पुलिस के 5 लाख के इनामी ब्रजेश सिंह को साल 2008 में दिल्ली स्पेशल सेल ने ब्रजेश सिंह को उड़ीसा के भुवनेश्वर से गिरफ्तार कर लिया। यूपी छोड़ने के बाद ब्रजेश सिंह उड़ीसा में कारोबारी के तौर पर रहने लगा था। ब्रजेश सिंह की गिरफ्तारी के बाद उनके परिवार ने भी राजनीतिक वजूद को बढ़ाना शुरू कर दिया। उसके बड़े भाई उदयनाथ सिंह 2 बार एमएलसी रहे, पत्नी अन्नपूर्णा सिंह को एमएलसी बनाया गया। खुद ब्रजेश सिंह भी एक बार बीजेपी से एमएलसी बना और अभी हाल ही में उसकी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह फिर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर एमएलसी बनी हैं। वहीं भतीजे सुशील सिंह तीसरी बार चंदौली से विधायक बने हैं। लगभग 13 साल बाद ब्रजेश सिंह एक बार फिर जेल से बाहर हैं। मुख्तार अंसारी की मौत से ब्रजेश सिंह का राजनीतिक कद बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि एक बार फिर यूपी की राजनीति रक्त रंजित ना हो जाए, क्योंकि मुख्तार के वकील रणधीर सिंह बनारस की गलियों में खुलेआम घूमने वाले जिस माफिया का जिक्र कर रहे हैं वो शायद कहीं ब्रजेश सिंह तो नहीं। बहरहाल 2024 के लोकसभा इलेक्शन पर इसका क्या असर होता है ये अलग बात है, लेकिन हकीकत ये है कि पूर्वांचल की रक्त रंजित राजनीति और गुनाह की किताब के एक अध्याय का अंत हो गया है। गुनाह की कहानी लेकिन बाकी है। आप मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह और बाकी पूर्वांचल के माफिया डॉन के सरकारी ठेकों और राजनीति में मौजूद होने को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। अगर आपको न्यूज़ एसआईटी की रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर करना, लाइक करना। इस रिपोर्ट में कोई कमी हो, गलती हो तो वो भी फीडबैक आप ज़रूर कमेंट में लिखना। न्यूज़ एसआईटी के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।